भैया मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये कास्ट सिस्टम और ये कास्ट कब और कैसे बनी? ये जो कास्ट वर्ड है, ये बना है कि स्पेनिश और पुर्तगीज वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब होता है रेस और लिनेज। जो कास्ट सिस्टम है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लेकिन इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं अलग अलग देशों के अंदर। जैसे हमारे पड़ोसी देश देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी दिखता है ये, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, इन सब के अंदर मिलेगा ये कास्ट सिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अगर हम इसके इतिहास की बात करें, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है वैदिक टाइम से। क्योंकि वैदिक टाइम से पहले होता था हड़प्पा का काल, जो हड़प्पा सभ्यता होती थी। उसके अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं था आज तक, कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई संकेत हमें मिला नहीं है अभी तक जिससे पता चले कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम होता था। लेकिन देखो, हर समाज के अंदर ऊंच नीच तो होती ही है। ये हर समाज की बात है, चाहे कोई भी सभ्यता रही हो, ऊंच नीच तो होता ही है थोड़ा बहुत तो। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद आता हमारा वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल। जो वैदिक काल होता है उसको हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है हमारा ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का चलता है, जिसमें ऋग्वेद की रचना होती है। तो उस टाइम पे तीन वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उस टाइम पे शूद्र नहीं होते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, जो लेटर वैदिक पीरियड है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 या 500 ईसा पूर्व तक ये चलता है। इसके अंदर जो बाकी के तीन वेद हैं उनकी रचना हुई, पुराण वगैरह है, उपनिषद हैं हमारे, उनकी रचना हुई। तो उस टाइम पे जो वर्ण होते थे वो चार हो गए थे। ऋग्वैदिक टाइम पे जो वर्ण होते थे ना, वो होते थे कर्म के आधार पर। जैसे ब्राह्मण का काम होता था टीचिंग करना, चीज़ें सिखाना, स्किल्स देना, वेद शास्त्रों का पाठ करना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या होता है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसके अंदर कुछ मिलावट आ जाती है। उसमें एक तो वर्ण तीन से बढ़ के चार हो जाते हैं, जिनके अंदर शूद्र भी आ जाते हैं। और एक ये ऋग्वैदिक में तो ये जन्म के आधार पर नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जन्म के आधार पर होने लग जाते हैं। हाँ, पहले ये कर्म के आधार पर होते थे, बाद में ये जन्म के आधार पर होते हैं। जैसे ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेगा तो ब्राह्मण ही होगा। ऋग्वेद में तो ऐसा होता था, अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, मतलब ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म लेता है, अगर वो सेना में शामिल हो जाता है, राजा बन जाता, तो उसको क्षत्रिय ही कहा जाता था। और मेरा जो खेती करने लग जाता, किसान बन जाता, या कोई भी व्यवसाय को चुन लेता, तो वो वैश्य बन जाता था। मेरा इनमें से एक छोटा सा सवाल है। तो फिर ये जब उत्तर वैदिक काल आया तो इस सिस्टम को चेंज क्यों करा गया? देखो, कोई भी चीज़ हो, वो समय के साथ साथ बदलती है, बदलाव तो आता ही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और कुछ चीज़ों से अगर कुछ लोगों को फायदा होता है ना, तो वो उसको बना देते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी ऊंच नीच है, भेदभाव है, तो ये कुछ लोगों को फायदा करता है, तभी ये भेदभाव समाज में है। नहीं तो भेदभाव की जरूरत किसको है? इससे किसको फायदा होता है, इसीलिए एग्जिस्ट करता है ये, नहीं तो नहीं होता। उत्तर वैदिक काल में हमारे जो अ, वर्ण हैं वो चार हो जाते हैं, उनके अंदर एक और जुड़ जाता है, शूद्र। लेकिन बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो ये बताते हैं कि शूद्र से तो ये करवाया जाता था, शूद्र तो नहीं समझे जाते थे। लेकिन उनकी ये भी चीज़ गलत है, उन्होंने ये चीज़ ध्यान से पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर हम कहीं भी ये चीज़ पढ़ेंगे शूद्र, तो शूद्र में लिखा होता था ये तीनों वर्णों की सेवा करता था। तो इस पे बहुत सारे लोगों की डिबेट हो जाती है कि सेवा का मतलब क्या होता है। वो सोचते थे कि वही पैर दबाते होंगे, उनका कचरा उठाते होंगे, है ना, उनके छोटे मोटे काम करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। असल में जो शूद्र होते थे वो सेवा करते थे। जैसे आज के टाइम पे हम जिसको बोलते हैं सर्विस, और फिर बोल देते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी नौकरी। मतलब एक तरह के नौकर तो आज भी हैं, सर्विस का मतलब तो नौकरी आज भी है, नौकर आज भी हैं जो सर्विस करते हैं। तो उस टाइम पे उनको शूद्र कहा जाता था। तो उनको लगता है कि ये तो गलत काम करवाते थे या छोटे मोटे काम करवाते थे, इसलिए उन चीज़ों को गलत मानते हैं। असल में शूद्रों का काम क्या होता था? नौकरी करना। अब आज के टाइम पे भी जिन लोगों के पास अपना कुछ नहीं होता, अपना कोई व्यवसाय ना हो, है ना, अपने पास कोई खेत ना हो, जमीन ना हो, या कोई भी व्यवसाय ना हो, तो वो आदमी क्या करेगा? नौकरी ही तो करेगा, सर्विस ही तो करेगा। तो वो आज के टाइम के शूद्र हो गए। बल्कि पहले शूद्र कम होते थे, आज के टाइम पे शूद्र ज़्यादा हो गए।
है ना। पहले के टाइम पे उनके जैसे मोहर लगा देते थे, हम्म। ठीक है। आज के टाइम पे ना गले में वो आइडेंटिटी कार्ड डाल देते हैं, परमानेंट मोहर नहीं लगाते क्योंकि सर्विसेज बदलती रहती हैं। पहले सर्विस कम होती थी, क्या होता है कि बंदा एक ही सर्विस को लंबे टाइम तक करता रहता था। लेकिन जैसे ही ये वैदिक पीरियड खत्म होता है, वैदिक काल खत्म होता है, उसके बाद महाजनपद काल और ये सब शुरू हो जाता है। तो वहाँ से फिर जो ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका वर्चस्व शुरू हो जाता है ना, ऐसा कहा जाता है किताबों में। लेकिन वो भी नहीं है यार, देखो पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है। अगर तुम आज पढ़ सकते हो तो ब्राह्मण आज भी नहीं रोकते, तो उस टाइम भी नहीं रोक सकते थे। करने वाले तो कभी भी कर लेते, कैसे भी कर लेते। लेकिन ये तो वही बात है कि खुद को कमजोर कह लो या दूसरे को ताकतवर कह लो, बात तो एक ही है। मतलब तो दोनों, बेइज्जती तो अपनी ही करवानी हुई उसमें। तो धीरे धीरे हुआ क्या, ऐसा भी माना जाता है, एक थ्योरी है आर्यन की थ्योरी कि भारत के अंदर आर्य लोग आए थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो आर्य लोग आए तो उस टाइम पे उन्होंने ही ये वर्ण सिस्टम बनाए। लेकिन अगर कोई भी बाहर का आदमी आके इनके अंदर मिल जाता तो उसको ये जाति दे देते थे, ठीक है, वर्ण में शामिल नहीं करते थे। जैसे कोई अगर सोने का काम करता था उसको सुनार कह दिया। हम्म। जो घड़े बनाने का काम करता था, कुंभ बनाने का, क्योंकि उस टाइम पे कुंभ ज़्यादा होते थे, घड़े ही बनाते थे। और जब बर्तन वगैरह ज़्यादा इतनी क्रिएटिविटी होती नहीं थी, तो उनको कुम्हार कह दिया जाता था। लोहे का काम करने वाले को लोहार कह दिया जाता था। और जो भी काम करते थे उन कामों के आधार पर ही उनके जातियों के नाम हो जाते थे। फिर बाद में क्या होता था, उनके घर में जन्म लेने वाले बच्चे वो भी उसी को फॉलो करते थे कि हम इसी कास्ट के हैं। वो इसलिए होता था क्योंकि हम कई स्किल्स ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक हमारे फैमिली मेंबर में भी आ जाती है, देख देख के या पास रह रह के। तो इसीलिए वो एक ही तरह का व्यवसाय करते रहते थे, तो इसीलिए एक ही तरह की जाति हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। अब मान लिया कोई ब्राह्मण के गर्भ में जन्म लेता है, क्या पता वो सर्विस करने लग जाए तो वो एक तरह का शूद्र हो गया, देखा जाए तो। अगर कोई मान लिया किसी शूद्र के घर में जन्म लेता है, वो टीचर बन गया, पढ़ाने लग गया, टीचिंग करने लग गया, ज्ञान देने लग गया, वो एजुकेशन ब्राह्मण के बन काम में होगा तो वो ब्राह्मण बन गया। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन क्या करें, लोगों के दिमाग में जो चीज़ें पुराने टाइम से इतनी ठोस ठूस के भरी हुई ना, वो निकालना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, वो लोग तो निकाल देंगे जिनको इनसे नुकसान होता है, लेकिन वो लोग इसको कभी नहीं छोड़ेंगे जिनसे इनको फ़ायदा होता है। कहने के लिए तो वो कह देंगे कि हमारे साथ भेदभाव होता है, लेकिन छोड़ना वो भी नहीं चाहते। कमाल की बात है। तो इसीलिए है ना, जब फ़ायदा होता है इसीलिए लोग जाति के पीछे हैं। और फ़ायदा सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे राजनीति में नेताओं को होता है, हम्म। इसलिए जाति को परमानेंट सिस्टम बनाते हैं। ये बांटने का सिस्टम था। उसके बाद अंग्रेजों ने भी शुरुआत करी इनको बांटने की। 1881 में, 1881 में पहला सेंसस हुआ था, मतलब पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद 1931 के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी वो करी थी अ, एक बंदा था ब्रिटिशर्स, जो कास्ट कमिश्नर था, उसने इस चीज़ की शुरुआत करी। तो उनको इस चीज़ से फ़ायदा होता था क्योंकि उनकी एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल की थी। तो वो रूल करना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि इनको कैसे तोड़ा जाए। पहले हिंदू मुस्लिम में तोड़ा, बंगाल का विभाजन किया, ऐसे तोड़ने की कोशिश करी। उससे पहले एक मोपला कांड करवाया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तो ही जान पाएंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम है ना, बनाया गया है। अच्छा। ये बना नहीं है ऑटोमेटिक, ये बनाया गया है। और ये रखा इसलिए गया है क्योंकि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अगर आज के टाइम पे बात करें तो इंडिया में हैरानी की बात है कि लगभग 3,500 जातियाँ हैं, मोर देन 3,500। 3,500 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर सब कास्ट की बात करे जाए, यानी कि उपजातियों की बात करे जाए, तो 25,000 के आसपास हैं, 25,000 से भी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें है ना, बांटा गया है लोगों को। और फिर अलग लेवल के खेल और भी खेले जाते हैं। अब हर एक जाति के अंदर एक मसीहा पैदा कर दिया गया ताकि ये लोग जाति ना छोड़ें, क्योंकि हम्म। बहुत सारे लोग हैं ना जातियों को छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे चाहते हैं कि हमारी कोई जाति ना हो, बिल्कुल। हम पहले इंसान बन के रहें, तो जातियों को त्यागना चाहते हैं। लेकिन वो त्याग उनसे पहले उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम्हारी जाति में तो ये मसीहा होता था। अब तो हाँ भैया, समाज के रूप में बांटने लगे कि हाँ तुम ब्राह्मण समाज के हो, तुम इस हाँ, समाज। ब्राह्मण है तो उनको कह देंगे तुम तो परशुराम के हो, परशुराम ने हाँ। ये किया, वो परशुराम के पीछे पड़े रहेंगे। है ना। जाट है उनको सूरजमल दे दिया, है ना। जो मतलब SC BC वगैरह हैं उनको ये भीमराव अम्बेडकर थमा दिया, कहीं महाराणा प्रताप थमा दिया, है ना। तो ये चीज़ें बनाई गई हैं जानबूझ के। ऐसा नहीं कि ऐसा था, योद्धा तो हम्म। सारे ही थे। अब फिर उनकी जाति क्यों देखनी, क्योंकि वो तो लड़े तो हिंदुस्तान हाँ के लिए और थे। लड़े तो अपनी पूरी जनता के लिए थे ना वो लोग, किसी एक आदमी के लिए तो नहीं लड़े। लेकिन ये वो फिर शहंशाह एक के ही क्यों बन गए।
वो मसीहा एक ही जाति के या कुछ ही लोगों के मसीहा क्यों बन गए? क्योंकि ये बनाए गए हैं। क्योंकि ये पॉलिटिक्स जब तक ही चलती रहेगी ना, राजनीति अगर जाति और धर्म खत्म हो जाएगा तो मैं क्या कहता हूँ, आधी राजनीति सुधर जाएगी। आज के टाइम पे ना अगर देखा जाए पूरे देश के लेवल पे, वोट बैंक इसी से चल रहा है। हाँ, वोट बैंक के लिए चीजें बनाई गई हैं। अगर आज एक बड़े स्तर पर देखा जाए तो पूरे देश को बांट दिया धर्म के नाम पे। हम्म। अगर फिर किसी राज्य के अंदर जाएंगे तो वहां बांटे गए हैं जातियों के नाम पे। बिल्कुल। अगर किसी राज्य के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ जाति के आधार पर चीजें देखी जाती हैं। जी। अगर पूरे देश में देखेंगे तो धर्म के नाम पर चीजें देखी जाती हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी चीजें बनाई गई हैं। मतलब ये अंग्रेजों वाली खोपड़ी यूज कर रहे हैं अभी भी। तो इस वजह से जाति व्यवस्था अपने समाज में आज भी एग्जिस्ट करती है। और लोग छोड़ना क्यों नहीं चाहते, इसका भी मैंने कारण बताया, क्योंकि कुछ लोगों को फायदा होता है। फायदा उन लोग को नहीं होता, नेता लोगों को भी फायदा नहीं है। जो लोग जिस जाति के हैं वो उस जाति का फायदा भी उठा रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। है ना, कि अगर हमने ये जाति छोड़ दी तो एससी बीसी से बाहर आ जाएंगे, हमारा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वजह से ये जातियां आज के टाइम पे खत्म नहीं हो पा रही। तो ये हिंदू धर्म में इतनी सारी जातियां क्यों होती हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही जातियां हैं। जातियां हर धर्म के अंदर हैं और हर देश के अंदर हैं। लेकिन फर्क है इनके अंदर। वहां पे लोग लड़ते नहीं है, यहाँ पे लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनीति होती है इनके ऊपर, इसलिए ज्यादा हो गई है। अगर हमारे देश में जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर राजनीति ना हो तो कोई नहीं पहचानेगा कि कौन किस धर्म का, ना इन चीजों को इतना महत्व दिया जाएगा। तो महत्व देने का कारण ही ये है ना, वोट बैंक की राजनीति। अब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की लड़ाई है, ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रहे, वहाँ पे वहाँ भी लड़ रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पे लड़ते हैं वहाँ पे लोग, पूरा बड़े लेवल पे नहीं लड़ते। जैसे इंडिया में बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं, रेल थाम दी, बस फूक दी, है ना, आरक्षण के लिए कर दिया वो कर दिया। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे वो छोटे स्तर पे होती हैं। वहाँ पे कोई एक स्टूडेंट मर गया तो फिर हल्ला गुल्ला हो जाता है, न्यूज़ में आ जाती है। अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे भी बड़े रेसिस्ट लोग हैं। अफ्रीका के अंदर हमने देखा कि कैसे वहाँ पे भेदभाव होता था। ये वहाँ पे जाके थोड़ी ना ब्राह्मण कह रहे थे, अब कह देते हैं कई बार ब्राह्मण होने के, ब्राह्मण वहाँ जाके थोड़ी ना कह रहे थे, पूरी दुनिया को जाके थोड़ी ना ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा था। तो ये चीज़ गलत है, ये एक राजनीति है भाई, राजनीतिक षड्यंत्र है ये, इसको समझ भी नहीं पाएंगे लोग। बाकी मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, अपो दीप भव है, खुद का प्रकाश स्वयं बने, इन चीज़ों को पढ़ो और जानो। ऐसे क्या होता है, कोई भी कुछ ब्लंडर पेल के चला जाएगा, हाँ इसकी बात भी ठीक है, दूसरे की सुनोगे, हाँ इसकी भी ठीक है, लेकिन कमाल की बात है कि दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभासी बात है। एक उस चीज़ को कहता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दूसरा कहता होनी चाहिए। फिर दोनों के फैक्ट सुनोगे तो ये कहेंगे ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, तो हम क्या बन जाएंगे? हम खजूर बन जाएंगे, बीच में लटके रहेंगे। है ना, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, खुद का भगवान ने अगर दिमाग दिया तो इसका इस्तेमाल भी तो करो। खुद का विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसके मुंह से ये सुन लिया, उसके मुंह से ये सुन लिया, तो तुम्हें सब ठीक ही लगेगा। कोई अपने आप को गद्दार थोड़ी बताता अपनी कहानी में, अपने आप को थोड़ी ना बताएगा कि मैंने ये गलती करी है, कौन बताएगा? इसलिए हम एक ही तरफ के सुन के उसी को सही मानने लग जाते हैं। ये भी हमारा माइंड सेट है ना, हम भी ऐसे हो गए हैं, लाचार हैं हम भी। ऐसे लोग मरीज होते हैं, लाचार होते हैं, जो दूसरों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में, उसने ये कहा था तो हाँ उसकी बात सही है, लेकिन समझ में नहीं आएगी कुछ भी इनको। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई खुद का प्रकाश स्वयं बने, अपो दीप भव है। गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दूसरे के भरोसे मत रहो भाई, दूसरे तो तुम्हें बहकाएंगे ही। तो दूसरों के बहकावे में ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को समझें। जिस चीज़ की ऊपर लड़ाई है देश के अंदर, जिन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका खुद एनालिसिस करके समाधान निकालने की कोशिश करो ना, तभी तो पढ़े लिखे मानने जाओगे। और यहाँ पे एक गठरी बांध के डिग्रियों की चले आते हैं, कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तुम पढ़े लिखे हो घंटा हो यार, तुम्हें एक प्रॉब्लम देश की पता नहीं, समाज की एक समस्या तुमने खत्म नहीं करी, समाज को तुम चूस के खा गए हैं। समाज उनको सब कुछ दे दे, समाज उनको इज्जत करे, समाज उनको ये भी करे, समाज उनकी सारी बात माने, माई लाइफ माई रूल वाली बात भी उनकी माने, बट वो समाज की नहीं मानेंगे, ना समाज के लिए करेंगे। समाज से ले सब कुछ लेंगे, समाज को देंगे घंटा नहीं। और फिर कहेंगे हम तो अकेले ही हैं, सभी बुरे हैं, सभी ऐसे हो गए, हमारा तो कोई साथ नहीं देता। साथ कैसे देगा, तुम दूसरे के साथ में खड़े थे क्या वहां पे? मेन चीज तो यही है। और कोई सवाल बताओ। अ, जैसे कि आजकल पूरी दुनिया एक वासुदेव कुटुंबकम, मतलब इंडिया में तो चल ही रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम हम्म। है, सभी हमारे मतलब रिश्तेदार हैं, सभी हम्म। हमारा परिवार है, पूरा हम्म। देश ही, हम्म। पूरा विश्व ही। हम्म। पर ये जो इंडिया में ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं जातियों को लेकर हम्म। है, धर्म को लेकर तो एक बात को चलो नहीं भी हो, लेकिन एक जाति, एक जाति वाला जो खुद को बड़ा मानता है वो सामने वाली जाति को कुछ भी बोल सकता है। हम्म। ठीक। पर वो सोचता नहीं है कि इसके चक्कर में कुछ भी हो सकता है।
कितनी हम्म कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, हम्म क्या पता कौन से दंगे हो जाएं। तो हम्म इन लोगों को कुछ कहना चाहोगे? मतलब आजकल तो हो भी रहा बिल्कुल है ऐसा। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि ये तमगा किसने दिया कि तुम्हारी जाति बड़ी है तुम्हारी छोटी है? किसी अंग्रेज ने आके वो लिख दिया, एक नंबर पे ब्राह्मण, दो नंबर पे फलाना, तीन नंबर पे डिमका, तो उसी हिसाब से मानने लगे हम तो 10वें नंबर पे आए हैं भैया, हमारी जाति 10वें नंबर पे आती है, ब्राह्मण एक नंबर पे आती है? किसने तमगा दिया ब्राह्मणों को? कि कोई तमगा देने वाला है क्या? हाँ। कौन ये बताएगा कि तुम्हारी जाति ऊपर? मुझे प्रूफ तो दो इस बात का कि तुम ऊपर हो, कैसे ऊपर हो? एक ही जाति के अंदर तुम्हें है ना अमीर लोग भी मिल जाएंगे, गरीब लोग भी मिल जाएंगे, तो ऊपर कैसे हो? आर्थिक रूप से ऊपर हो, सामाजिक रूप से ऊपर हो, मानसिक रूप से ऊपर हो, या किस तरीके से ऊपर हो भाई? सांस्कृतिक रूप से, या किस चीज से तुम ऊपर सिद्ध करते हो? किस चीज के हिसाब से तुम तोलते हो कि ये जाति ऊपर है, ये छोटी है, ये जाति बड़ी है? कोई ऐसा कोई पैमाना मुझे भी बता दो यार, कि किस पैमाने के हिसाब से तुम ये डिसाइड करते हो, किस हिसाब से ये समाज डिसाइड करता है कि कौन सी जाति ऊंची है कौन सी नीची है? हर क्षेत्र के होता क्या है, अक्सर इनकी सोच ये है भैया, देखो सिंपल सी मेंटेलिटी ये होती है कि मान लिया किसी क्षेत्र के अंदर एक जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, मान लिया दो जातियां हैं, ए और बी, मान लिया एक एरिया ऐसा है, एक राज्य ऐसा है जिसमें ए जाति के लोग ज्यादा हैं, बी जाति के लोग कम हैं, तो वो ए जाति वाले खुद को ऑटोमेटिक ऊपर बताने लग जाएंगे, हाँ, बी जाति वालों को छोटा बताएंगे। दूसरा एक राज्य ले लो जहाँ पे बी जाति के लोग ज्यादा हैं, ए जाति के लोग कम है, तो उस एरिया में क्या होगा, बी जाति के लोग खुद को ऊपर मानेंगे, ए जाति के लोगों को नीचे मानेंगे। तो हमारे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलती है, विरोधाभास तो हमें हर राज्य के अंदर मिल जाएगा। एक जाति के लोग ज्यादा मिल जाएंगे, दूसरी जाति के लोग कम मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक माइंडसेट बना लेते हैं बी वाले समझने, मान लिया जिस राज्य के अंदर बी जाति के लोग कम है, ए जाति के लोग ज्यादा है, तो बी जाति वाले ऑटोमेटिक मानसिक रूप से मानने लग जाएंगे कि हाँ हम तो छोटे ही हैं भैया, क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए बड़े हैं। दूसरे एरिया के अंदर, दूसरे राज्य के अंदर बी जाति वाले ज्यादा है, वहां पे ए वाले मानने लग जाएंगे हम छोटी जाति के, तो स्वीकार करते हैं, देता कौन है? स्वीकार क्यों करो तुम इन चीजों को? ये तो जातियां बटी हुई, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। जो राज्य बनाए गए हैं वो पॉलिटिकल बेस पे बनाए गए हैं या लैंग्वेज बेस पे बनाए गए हैं? कौन बताएगा कि किसकी जाति बड़ी है, किसकी भाषा बड़ी है, किसकी ऊंची है, किसकी नीची है? तो खुद बना रखे हमने, चाहे तो हम खत्म कर दें, लेकिन हम खत्म होने नहीं देंगे। क्यों खत्म नहीं होने देंगे? क्योंकि हमें फायदा होता है इस चीज से। अगर हम खुद को दूसरे के सामने ऐसे पेश करेंगे कि हम तो पीड़ित हैं, तो ही हमारी कोई हेल्प करेगा, तो ही हमारी कोई सुनेगा, तभी हमारा फायदा बिल्कुल। होगा, है ना? अगर हम ये कह देंगे नहीं भैया हम तो कम जाति के लोग हैं लेकिन हम बहुत खुश हैं, तो जी। हमें फायदा तो नहीं होगा उसका। हम्म। तो इसीलिए कोई ऊंची नीची जाति होती ही नहीं है भैया। और ये जो बात कही तुमने कि वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए भैया, हर आदमी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, देखो जो जीवन मिलता है ना, उसमें सब कुछ हमें दूसरों से ही मिलता जी, है ये ना? तो है। लेकिन अहंकार खुद का होता है, घमंड खुद का होता है। शिक्षा हमें दूसरों ने दी, जन्म हमें दूसरों ने दिया, नाम हमें दूसरों ने दिया, नाम पुकारते भी हमारे हमसे ज्यादा दूसरे ही हैं, हाँ। लेकिन साला वो मैं, अहंकार, घमंड, वो इधर ही रह जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ जितना हो सके आस पास में अपने लोग हैं जितने, आस मतलब पड़ोसी। हाँ आस पड़ोसी हो गया, जो भी इंसान हो गया यार, सबके ही आपस में काम आओ, एक दूसरे से अच्छे से बात करो, अच्छे से घुलो मिलो, तभी दुख दर्द दुनिया के खत्म होंगे। नहीं तो सारी दुनिया परेशान होगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाएगी। आज के टाइम पे देख ही रहे हो, ये माई लाइफ माई रूल ऐसा आया, दूसरा ये फोन ऐसा, इंस्टाग्राम आए, इनकी वजह से आदमी खुद को डिप्रेशन में ले गया भाई, वो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग गया। कंपैरिजन ही मेन अपना आदमी का पतन का कारण है, तुलना ही। हम इंस्टाग्राम पे देख लिया किसी की पोस्ट, ओ माई गॉड ये तो लाइफ के मजे ले रहा है, वो चाहे साला हमसे भी बेकार स्थिति में हो, लेकिन अगर उसने फोटो लगा दी डीपी लेके, अंदाजा लगा लेंगे भाई ये तो मजे में है, मैं ही पीड़ित हूँ, तो वहां से फिर हम डिप्रेशन ले लेते हैं। हम्म। फोकट का ये तो हमारा ही जाल बनाया है ना, हमने ही जाल बनाया, हमारा ही दम घुट रहा है, लेकिन हम सोच ही नहीं रहे। हाँ, और कोई सवाल बताओ, कोई जाति से संबंधित, कोई मन में ऐसा प्रश्न हो जिसे। हाँ, तो अब ऐसा है कि जैसे कि अब तो सब न्यूट्रल हो रहा है, मतलब हम्म सब लोग यूं ही हो रहे हैं कि घुल मिल रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हाँ, जैसे ये बड़े स्टेट्स की बात होगी, जैसे मुंबई, हाँ दिल्ली, हाँ जो बड़े स्टेट्स हैं हाँ बड़े लेवल पे, हाँ उधर तो मतलब सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। हाँ लोग किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, मतलब अब हर एक तो कॉमन ही है। हम्म। तो अब ये नहीं है कि जाति खत्म ही कर दें, ऐसा मतलब क्यों ही नहीं कर रहे? एक बात बताओ, जाति खत्म कौन है, कौन करेगा खत्म? राजनीति वाले तो खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी तो राजनीति चली जाएगी, हम्म। है ना? इनका तो वोट बैंक चला जाएगा, ये तो बढ़ाएंगे। और आने वाले टाइम में देखना, हर आदमी को एहसास करवा देंगे ये
हर आदमी को अलग अलग कर देंगे। अगर लोग एक साथ हो गए, ये बात किसको समझनी पड़ेगी, पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। और मेरे को तो ये बात ज्यादा लगती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे भेदभाव ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि वहाँ पे भेदभाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा, किसी और चीज के आधार पर हो जाएगा, आर्थिक आधार पर हो जाएगा, मैं ठीक को अमीर लेकर। हाँ मैं अमीर तुम गरीब, वो होने लग जाएगा। आजकल के टाइम पे तो ये चीज बहुत भी हार्डकोर होती जा रही है। लोग इसके लिए जान दे देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देखते नहीं कि सोशल मीडिया पे कितना हंगामा मचा देते हैं छोटी सी बात के लिए। हालांकि वो बात इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन हंगामा इतना हो जाता है। तो ये चीजें तो बढ़ावा, बल्कि समाज में कुछ चीजें ना बिल्कुल हार्डकोर है, कुछ लोग इनको मिटाना चाहते हैं, खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको बढ़ावा देने की तरफ भी हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको फायदा होता है ना। सबको इन्फ्लुएंस चाहिए, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है ना, सबको वोट बैंक चाहिए, सबको फॉलोवर चाहिए। तो फॉलोवर तो होंगे ही भाई, ऐसे लोगों के हंगामे से हार्डकोर ही होंगे, आते हैं। भाई मार देंगे, भाई ये कर देंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं, मैं मानता हूँ। सही शिक्षा ना होने की वजह से तो ये चीज़ है। यहाँ पे शिक्षा कितनी है ये मापी जाती है डिग्री के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, ना कि इंटेलेक्चुअल के हिसाब से कि बंदे में नॉलेज कितनी है, कितनी समझ है किसी चीज़ की। नहीं, डिग्री हमारे पास भी है, पर डिग्री का क्या कर लोगे, कौन सी नौकरी मिल जाती है, ये भी सही है। कुछ लोग कहते हैं ना नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिली, वैसे लायक हो तो नहीं, सोच तो बनाओ पहले ऐसी। ना तो कोई स्किल है दुनिया के अंदर, ना कोई सोच है, ना कोई मतलब इंटेलेक्चुअल वाली बात है इतनी। बिल्कुल। हाँ बस डिग्री है, तो डिग्री के आधार पर इनको नौकरी दे दो। जी। नौकरी भी चाहिए इनको सरकारी, सरकारी नौकरी का मतलब क्या है भाई, देख काम तो करेंगे नहीं, तनख्वाह पूरी ऐश चाहिए करेंगे। अपने को। हाँ, तनख्वाह फुल चाहिए, 1 तारीख को अपनी तनख्वाह आ जानी चाहिए, ऐश करेंगे, काम नहीं करेंगे, अकड़ पूरी दिखाएंगे, घमंड पूरा करेंगे, जिसको मन करेगा डांटेंगे, जिसको मन करेगा धमकाएंगे। ठीक है, बड़े लोग हैं उनके तलवे चाटेंगे, छोटों को आंख दिखाएंगे। इसीलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। और नौकरी मिलने के बाद यही तो करते हैं लोग, खुद को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं, लेकिन इतना है नहीं भाई। सब राख हो जाना, सब खाक हो जाना, इधर ही रह जाना है, लेके कुछ नहीं जाना। तो बिल्कुल। ये जाति धर्म ये बहुत छोटी बातें हैं, मैं तो मानता हूँ ये बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं, है ना। जी। तभी हम्म, ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल इनको पता ही नहीं ना इस चीज़ का। इनको लगता है कि यही चीज़ बड़ी है। हमें तो पता नहीं क्या ज्ञान हो गया, 2 किताबें पढ़ के पूरी हवा में उड़ने लग जाएंगे पॉलिथीन की तरह। पतंग बनो भाई। पतंग के लिए एक भाई, देखो पतंग का एक आकार होता है ना, उस आकार की वजह से वो इतना ऊपर उड़ता है। और जो पॉलिथीन होता है, लिफाफा जिसको हम कहते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता, कितनी देर हवा में उड़ लेगा। जब तक आंधी हाँ चली। बस जब तक आंधी चलेगी तब तक उड़ेगा, बाद में तो नीचे ही किसी नाले में नाले में। पड़ा हुआ, हाँ नाले में मिलना है। तो ये वही काम हो गया ना, कि खुद को तराशो, खुद के अंदर स्किल लेके आओ, स्किल होगी तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रोज़गार की। रोज़गार का मतलब यहाँ सरकारी नौकरी समझा जाता है, डिग्रियों का मतलब पढ़े लिखे समझा जाता है, चाहे अकल ना हो, इज्जत किसी की करनी ना आती हो, ना नैतिक शिक्षा दी गई उनको, ना किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन घमंड पूरा है। मैं सबसे पहले आता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मुझे ये मैं वो। तुम घंटा नहीं कर रहे, एक दिन खाक हो जाना है सब। और खुद ही अपने खुद को ही बर्बाद करेंगे। ये जिसका वो कहते बिल्कुल। हैं ना, जिसको मैं की हवा लगी उसको ना को दवा लगी। दवा नहीं लगेगी इनको, ये खुद को ही खाक कर लेंगे। बिल्कुल। ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है, असामाजिक तत्व मानता हूँ मैं इनको, जो जात धर्म छोटी मोटी बातें करते हैं। ये बहुत स्मॉल माइंड है यार, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका वक्त ही इलाज करेगा, है ना, ऐसे लोगों का। क्योंकि हम तो जी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई क्यों इनके जो मतलब पढ़े लिखे हैं, जिनको डंका थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो क्यों इनके साथ मत्था मारेंगे अपना, क्यों वो कीचड़ में पैर रखेंगे भैया, कीचड़ के साथ कीचड़ क्यों होंगे। ठीक जी। है, थोड़े दिन के बाद बारिश होगी, धुल जाएगा अपने आप, हाँ, वक्त ये वक्त भी की है। बात है। तो ये चीज़ गलत है, समाज के अंदर जाति वगैरह व्यवस्था वगैरह नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं है।